नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में सिख समुदाय पर हमले जारी। पेशावर में हुई एक सिख युवक की हत्या। भारत ने की कड़ी निंदा। विदेश मंत्रालय ने कहा, सिख समुदाय की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए पाकिस्तान। पवित्र ननकाना साहिब में तोड़फोड़। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति बताने के लिए काफी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर आंखें खोले सीएए का विरोध करने वाला विपक्ष। पार्टी कार्यकर्ताओं से व्यापक अभियान चलाने की अपील। राजस्थान के कोटा, बूंदी और जोधपुर के बाद अब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में बच्चों की मौत का सामने आया मामला। दिसंबर में 162 बच्चों की हुई मौत। कोटा में दिसंबर से अब तक 110 बच्चों की मौत के बाद हटाए गए बाल रोग विभाग के अध्यक्ष। जेएनयू हिंसा मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी कैंपस में हिंसा को लेकर विश्वविद्यालय से मांगी रिपोर्ट। ईरान का परमाणु समझौते से पीछे हटने का ऐलान। इराकी संसद में विदेशी सैनिकों के देश छोड़ने का प्रस्ताव पारित। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, सैनिकों की वापसी के लिए बाध्य किया तो लगाएंगे कड़े प्रतिबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका, ईरान, ओमान और यूएई के विदेश मंत्रियों से बात कर हालात पर जताई चिंता। भारत ने पाकिस्तान के पेशावर में एक सिख व्यक्ति की हत्या की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान में ये घटना हाल ही में गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ और एक सिख लड़की का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण की घटना के बाद हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को टाल मटोल बंद कर ऐसे अपराध करने वालों को पकड़ने और सख्त सजा देने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को दूसरे देशों को उपदेश देने की बजाय अपने अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने यहां सिख समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पवित्र ननकाना साहिब में तोड़फोड़ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति बताने के लिए काफी है। रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर सीएए का विरोध करने वाले विपक्ष को आंखें खोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ननकाना साहिब जैसे पवित्र स्थल पर हमला इस बात का सबूत है कि वहां सिख भाइयों को आतंकित करने का काम होता है। इन लोगों ने एक झूठ का पुलिंदा किया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कहां अत्याचार हो रहा है। अरे केजरीवाल, आंख खोल कर देख लो। राहुल जी, सोनिया जी, आंख खोल कर देख लो। परसों ही ननकाना साहिब जैसे पवित्र स्थान पर हमला कर सिख भाइयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा है। ये जवाब है उन सारे लोगों को जो सीएए का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान फैली हिंसा के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी, लोकसभा ने पारित किया। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मित्रों, दंगे करवाने का काम किया। आप देश की माइनॉरिटी को भड़का रहे हो। क्या आपकी नागरिकता चली जाएगी? मैं माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश की माइनॉरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती, क्योंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं।
बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को बेनकाब करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों को सीएए कानून के बारे में समझाने की अपील की। मैं यहां बैठे तमाम कार्यकर्ताओं से यह निवेदन करूंगा, रुकना नहीं जब तक आप एक एक घर पर 3-3 बार उनका दरवाजा खटखटाकर भारतीय जनता पार्टी का संदेश नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक रुकना नहीं है। इस बात के लिए हमको काम में जुटना है। बीजेपी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ननकाना साहिब पर दिए बयान की निंदा की है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इमरान खान पर दुनिया को बरगलाने का आरोप लगाया है। देखिए, इमरान खान ट्वीट करके कहते हैं कि ननकाना साहब में कल जो हुआ मैं तो उसके खिलाफ हूं, किंतु मोदी और आरएसएस जो इंडिया में मुसलमानों के साथ और यहां के माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। आज इस प्लेटफॉर्म से हम इमरान खान को दो टूक जवाब देना चाहते हैं। मिस्टर इमरान खान, यू हेड अ कंट्री विच इज बेस्ट कॉल एज टेररिस्तान। आप टेररिस्तान को हेड करते हैं, आपका देश आतंकीस्तान है। और आज हम जानते हैं कि आखिर चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे आपका ट्विटर हो, आप भारत के खिलाफ क्यों बरगला रहे हैं, आप भारत के खिलाफ क्यों पोस्ट कर रहे हैं ट्वीट्स। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के पश्चात जो आपकी हालत हुई है, आप खुद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बीजेपी के घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने लाजपत नगर इलाके में घर घर जाकर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को समझाया, साथ ही पैम्पलेट भी बांटे। वहीं अमित शाह ने दिल्ली में अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों से भी मुलाकात की। शरणार्थियों ने अपने दुख दर्द से अमित शाह को अवगत कराया। अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनके साथ है और वो किसी कीमत पर इससे पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच बिहार के राज्यपाल ने 2021 की जनगणना के तहत 15 मई से 28 जून 2020 तक राज्य में जनगणना करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का आदेश दिया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी एनपीआर की प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही थी। एएनआई के मुताबिक बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने रविवार को 2021 की जनगणना के तहत इस साल 15 मई से 28 जून 2020 तक राज्यों में जनगणना करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का आदेश दे दिया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट कर मौजूदा आकांक्षाओं की पहचान करने और उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने अनूठी पहल करते हुए देश के पिछड़े जिलों के विकास को जन आंदोलन का रूप दिया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2018 को की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पिछड़े जिलों के सभी गांवों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। योजना का उद्देश्य उन जिलों में तेजी से बदलाव लाना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से कम प्रगति की है और वो अल्प विकास के रूप में उभरे हैं। इसके कारण वे संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए चुनौती बने हुए हैं। राजस्थान के कोटा, बूंदी और जोधपुर के बाद अब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। राजस्थान में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भी दिसंबर में आईसीयू में 162 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज बीकानेर के प्रिंसिपल एससी कुमार के मुताबिक पीबीएम अस्पताल में दिसंबर में आईसीयू में 162 बच्चों की मौत हो चुकी है। कारण ये है कि एक तो पेरिफेरी से टर्शरी सेंटर तक गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट की, एम्बुलेंसेज इजीली अवेलेबल हो जाती है पेरिफेरी पे भी, और उससे सीरियस पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा टर्शरी सेंटर तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यूजुअली जैसे आउट हाउस और इन हाउस 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी बाहर डिलीवरी हुई है और जिनकी यहाँ पे डिलीवरी हुई है। तो उन केसेस में कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं।
तो डेथ्स का उसमें परसेंटेज ज़्यादा। वहीं कोटा के जेके लोन अस्पताल में दिसंबर 2019 से अब तक 110 नवजात दम तोड़ चुके हैं। हालांकि हजारों माता पिता ने ये भी देखा है कि उनके बच्चों की मौत महज इसलिए हो रही है क्योंकि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को जो प्राथमिक चीजें या उपकरण मुहैया कराए जाने चाहिए वो अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने जेके लोन अस्पताल के शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष को हटा दिया है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह इस वक्त कोटा से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवविक्रम, राजस्थान के कोटा, बूंदी, जोधपुर के बाद अब बीकानेर में भी अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। ऐसे में प्रशासन किस तरह के कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है? अंकिता, जो ये खबर लगातार मीडिया में सुर्खियों में है, उसके बाद से प्रशासन ने जरूर यहाँ पर कदम उठाए हैं, उपकरण खरीदे जा रहे हैं। लेकिन जो अगर मुख्य बात देखी जाए, क्योंकि कोटा का जेके लोन अस्पताल हो या बीकानेर का अस्पताल हो या जोधपुर के, ये पूरे संभाग के बड़े अस्पताल हैं, बावजूद इनके जो अगर यहाँ सुविधाओं की बात करें, सहूलियत की बात करें, तो सहूलियत जिस तरीके से बताया जा रहा है, यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि पूरी तरीके से जो यहाँ उपकरण थे, यहाँ लगभग आधे उपकरण खराब थे। और जो इसके अलावा जो ऑक्सीजन के लिए होता है और जो बच्चों के लिए नेबुलाइजर होते हैं, ये उपकरण बड़ी खराब स्थिति में मिले। ऐसे में यहाँ जो बच्चे आए, उन्हें जो जरूरी सुविधाएं नहीं मिल सकें जो उनकी जान बचाने के लिए काफी हो, वो इस वजह से उनकी मौत हुई। उन मासूमों ने दम तोड़ा। यहाँ तक कि खिड़कियों में जो खिड़कियों को हाल ही में बेहतर किया गया है और ज्यादातर बच्चों की जो मौत है वो तापमान के कारण हुई, क्योंकि जो तापमान शरीर बच्चों को चाहिए, नवजात शिशुओं को चाहिए, वो करीब 35 डिग्री के आसपास चाहिए। लेकिन सर्दियों में उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में इतने बड़े अस्पताल होने के बावजूद भी यहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं मुहैया नहीं थी कि उस टेम्परेचर को बच्चे के मेंटेन करा जाए। नेबुलाइजर की बेहतर सुविधाएं नहीं थी। इस वजह से ज्यादातर बच्चे दम तोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर अंकिता देखी जाए, इसकी मुख्य वजह जो सामने आ रही है कि प्राथमिक स्तर पर भी सुविधाएं उस तरीके से उपलब्ध नहीं है। जब तक कि कोई ग्रामीण परिवेश पे रहने वाले जो लोग पहले प्राथमिक स्तर पर ले जाते हैं, वहां इलाज कराते हैं, वहां जब वो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं, फिर उसके बाद बड़े अस्पतालों की तरफ आते हैं, तो ऐसे इतने में काफी देर हो चुकी होती है और जो नवजात है उसकी बचने की संभावना कम हो जाती है। राज्य सरकार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारों ने यहाँ पर जो निरोगी राजस्थान का एक मुहिम चलाई थी, वो यहाँ पर एकदम बिल्कुल नहीं जमीन पर दिखाई देती है। जी अंकिता। नवविक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ताज़ा हालात पर दिल्ली पुलिस के आयुक्त से बात कर मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जेएनयू हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त से बात की और उन्हें जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त स्तर के किसी अधिकारी से इसकी जांच कराने और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से जेएनयू में मौजूदा स्थिति और शांति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी है। नकाबपोश लोगों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर हमला करने और परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद रविवार रात प्रशासन को परिसर में पुलिस बुलानी पड़ी। इस घटना में कम से कम 18 लोग घायल हो गए और उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया है। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी कैंपस में हिंसा को लेकर विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगी है। उत्तर भारत में पराली से हो रहा प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इससे निपटने का एक तरीका खोज निकाला है। CSIR के वैज्ञानिकों ने पराली से फर्नीचर बनाने का तरीका इजाद किया है, जिससे न सिर्फ प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी बल्कि कईयों को रोजगार मिल सकेगा। इस मुद्दे पर CSIR के निदेशक अविनाश कुमार से बात की हमारे संवाददाता अरुणा ठाकुर ने।
उत्तर भारत में पराली जलाने से जो प्रदूषण की समस्या है वो सर्दियों में बढ़ जाती है। हमारे साथ CSIR MPRI के निदेशक जुड़ रहे हैं जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी विकसित करी है जिससे इस समस्या का निजात पाया जा सकता है। सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी राज्यसभा टीवी से जुड़ने के लिए। अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए जो आपने विकसित करी है। अगर हम वेस्ट से कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आया कि पराली जो है ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इस समय, स्पेशली दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में, और कुछ एरिया यूपी के हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो जब मैं गया एमप्री भोपाल में तो मैंने कहा कि हम लोग इस पर भी काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमने पराली जो है हरियाणा से लिया, स्पेशली कुरुक्षेत्र के एरियाज जो विलेजेस हैं वहाँ से पराली लिया, करीब 2 साल पहले की बात है ये। और हम उस पराली को लेके अपने यहाँ हमने उस पर अनुसंधान किया और बहुत अच्छे कंपोजिट बनाए। ये आप देख सकते हो, इसके आप 6 फुट बाई 3 फुट के जो है पैनल्स बना सकते हैं, डोर्स बना सकते हैं, रूफ टॉप बना सकते हैं और फर्नीचर जैसे आइटम्स या अलमीरा ये सब भी बना सकते हैं। तो इसमें एक रूरल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, चूँकि लेस एजुकेटेड लोगों को भी हम इसमें इन्वॉल्व करके और उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। लकड़ी जो हम जहाँ यूज़ करते हैं, वुड का जो यूज़ करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और जगह हैं, तो उसकी जगह हम इसके जो ये कंपोजिट बनाते हैं उसको यूज़ कर सकते। क्या कमी है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं, ये लोगों तक और उनको फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, फ़ायदा देखिए क्या है कि लैब टू लैंड कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो जाने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि उसके जो सिमिलर जो दूसरे जो मटेरियल्स हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में है। तो हमें इंडस्ट्री वालों को समझाना पड़ता है और जो यूज़र्स हैं वो उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी भी टाइम लेती है नए प्रोडक्ट को मार्केट यूज़ करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो रेडी टू यूज़ है और इसके कई फ़ायदे हैं जिससे प्रदूषण ही नहीं किसानों को और इससे आम आदमी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कैमरा पर्सन सरोज के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टेलीविज़न, बेंगलुरु। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ओटावा में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन में भाग लेने शनिवार रात रवाना हो गया। शिष्टमंडल में राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश भी शामिल हैं। 11 जनवरी तक ओटावा में हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन मंगलवार को होगा। इसमें संसद की बदलती भूमिका और आवश्यकताओं के अनुरूप पद्धतियों और प्रक्रियाओं के विकास में अध्यक्ष की भूमिका पर पूर्ण सत्र होगा, जबकि 4 कार्यशालाएं भी होंगी। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय और अन्य संदर्भों में व्यक्तियों की सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुति देंगे और स्थायी समिति की बैठक में भी भाग लेंगे। प्रवास के दौरान कनाडा की सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने समकक्ष पदाधिकारियों के साथ बैठकों के अलावा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ओटावा और टोरंटो में भारतवंशियों से भी भेंट करेगा। ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को ईरान, ओमान, यूएई और अमेरिका के विदेश मंत्रियों से बात की और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया है। विदेश मंत्री ने अपने ईरान समकक्ष जवाद जरीफ से बात की और कहा कि भारत क्षेत्र में तनाव के बढ़ते स्तर को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने बताया कि घटनाक्रम के बेहद गंभीर रुख अख्तियार कर लिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से भी बातचीत की है। उन्होंने पोम्पियो को फोन कर खाड़ी क्षेत्र के मौजूदा हालात पर चर्चा की और उन्हें भारत की चिंताओं से अवगत कराया। भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत की जानकारी पोम्पियो ने भी ट्वीट की है। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकियों, उसके दोस्तों और सहयोगियों को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी कार्रवाई में संकोच नहीं करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री यूसुफ अलावी और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी बातचीत की है। इस दौरान क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ। ईरान, अमेरिका, यूएई और ओमान के विदेश मंत्रियों के साथ जयशंकर की ये बातचीत हाल ही में ईरान के शीर्ष
सैन्य कमांडर के अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अमेरिका ने वहां 52 संभावित लक्ष्यों की पहचान की है और अगर तेहरान ने सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिका के खिलाफ कोई हमला किया तो वो उसे अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाएंगे। ईरान ने भी सुलेमानी की मौत का बदला लेने का संकल्प व्यक्त किया है। इस बीच इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन इलाके में सोमवार देर रात फिर रॉकेट और मोर्टार हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये रॉकेट अमेरिकी दूतावास के पास गिरे हैं। वहीं ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते के तहत लागू की गई पाबंदियों का पालन नहीं करने का ऐलान किया है। एक बयान में कहा गया है कि वो अब परमाणु संवर्धन के लिए अपनी क्षमता, उसका स्तर, उसको समृद्ध करने के लिए अन्य सामग्री का भंडार करने, अनुसंधान या उसको विकसित करने की किसी भी पाबंदी का पालन नहीं करेगा। तेहरान में ईरानी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये बयान आया है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान से समझौते का पालन करने की अपील की है। वहीं इराक की संसद ने देश से अमेरिकी सेना को बाहर करने के पक्ष में मतदान किया। सांसदों ने देश में विदेशी सेना की मौजूदगी समाप्त करने की अपील संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य अमेरिका को इराक के विभिन्न हिस्सों में मौजूद करीब 5000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने को कहना है। इराक की प्रस्ताव में खास तौर पर उस समझौते को खत्म करने का आह्वान किया गया है जिसके तहत करीब 4 साल पहले अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ लड़ने में मदद के लिए सैनिक भेजे थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर इराक ने अमेरिकी सेनाओं को वापस जाने के लिए बाध्य किया तो वो उसके खिलाफ इतने कठोर प्रतिबंध लगाएंगे जिसका उसने अब तक कभी सामना नहीं किया होगा। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। उत्तरी अफ्रीकी देश जाम्बिया के कुछ हिस्सों में जलवायु परिवर्तन की वजह से अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ जलवायु परिवर्तन वैश्विक औसत से 2 गुना है। जाम्बिया के कई इलाकों में 2 साल से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोग भोजन को तरस रहे हैं। महिलाएं पेड़ की पत्तियों और जड़ों को खाने पर मजबूर हैं। यहाँ रहने वाले हजारों लोगों को दिन में केवल एक बार भोजन नसीब होता है। बारिश कम होने की वजह से यहाँ लोगों को भोजन की दिक्कत हो रही है तो वहीं बिजली की भी किल्लत हो गई है। हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व समुदाय से तत्काल एक्शन लेने का आह्वान किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेयरमैन टी.एन. चतुर्वेदी का निधन हो गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टी.एन. चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि टी.एन. चतुर्वेदी ने अपने लंबे यशस्वी सार्वजनिक और प्रशासनिक जीवन में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यपाल तथा सांसद के रूप में अपने देश की निष्ठापूर्वक सेवा की है। उन्होंने भावी प्रशासकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए विद्वत्ता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र धर्म के अनुकरणीय मानदंड स्थापित किए हैं। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। दूर दूर से प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता और पुस्तक प्रेमी दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंच रहे हैं, जहां ये मेला 12 जनवरी तक चलेगा। राज्यसभा टीवी आपके लिए लाया है कहानी एक किताब की, जिसमें हर रोज हम आपको जानकारी देंगे विश्व पुस्तक मेले में प्रदर्शित किताबों में से किसी एक किताब की, ताकि आप भी पुस्तक मेले का हिस्सा बन सकें। ये किताब है भिक्षु और इसे चित्रित किया है मधुबनी शैली में राजकुमारी जी ने, और वरुण ग्रोवर ने इसके संवाद लिखे हैं। और ये एक बच्चे की चिट्ठी पर आधारित है, एक बच्चे की लंबी चिट्ठी, जब वो एक गांव से
छोटा नागपुरी का इलाका है ये, इसकी पृष्ठभूमि में, और रांची के पास एक स्कूल में सेंट इग्नेशियस स्कूल जाता है, और वहाँ फिर क्या उसके साथ क्या उसके अनुभव होते हैं, किस तरह से एक गवई बच्चा है। इसमें जो एक तो ग्राफिक नॉवेल का इस तरह का हिंदी में कोई बहुत मजबूत परंपरा नहीं है, तो ये उस लिहाज से भी ये एक किताब है। और इसमें भाषा को ऐसे फिल्टर नहीं किया गया है, पूरी भरी पूरी भाषा है, जीवन के हर पक्ष पर है बच्चे के। मतलब ये बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन ये बड़ों के लिए भी काफ़ी है। हम अक्सर देखते हैं स्कूलों में भी कि बच्चे अलग अलग लोगों के साथ कोड बदल के भाषा में अलग अलग बात करते हैं, दोस्तों के साथ अलग बात करते हैं। तो मुझे लगता है एक तो बच्चों के लिए ये एक दरवाज़ा है, ये और एक हिम्मत दिलाने वाला एक किताब है कि आपकी हर चीज़, मतलब जो भी आप कहना चाहते हैं, जो आपके साथ गुजरा, वो सब कह सकते हैं, और वो बहुत कीमती भी है। छोटे जीवन की छोटी छोटी चीज़ें बड़ी कीमती हैं और उनको सहेजना चाहिए। और ये जैसे बच्चे होते हैं वैसे बच्चे हैं, जैसा विकसित, जैसा एकदम अपने स्वाभाविक रूप में है, जहाँ कोई भी कभी भी कुछ भी बात कह सकता है और किसी भी भाषा में कह सकता है। इसके पेज 124 पेज हैं कवर मिला के, और मोटे कागज़ पर है, 170 आर्ट कार्ड पर छपी हुई किताब है, और पूरी तरह से इलस्ट्रेटेड किताब है। आप देखेंगे कि पूरी इसमें काफ़ी सघन चित्र हैं, बहुत बारीक काम है मधुबनी का पर है ये। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश भर के मौसम के हाल पर, और ब्रेक के बाद देखेंगे ब्रेकफास्ट न्यूज़।